नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में स्थानीय स्वराज शासन में भारत में स्थानीय स्वराज शासन में नगर निगम के बारे में पढ़े। आज हम उसका जो दूसरा व्यवस्था है नगरीय निकाय इकाई की दूसरी जो इकाई है नगर पालिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नगर पालिका को म्यूनसिपल काउंसिल भी अंग्रेजी में कहा जाता है। सन 2002 में लगभग 7,000 नगर पालिकाएँ थी। ऐसा ही कोई राज्य नहीं जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, निकाय नहीं है, जहाँ पर नगर पालिकाओं का शासन राज्यों द्वारा शासन के नगर पालिका अधिनियम के अनुसार से चलता ना हो। इसमें से अनेक अधिनियम इस शताब्दियों के तृतीय एवं चतुर्थ दशकों में पारित किए गए हैं और अंग्रेज शासकों ने इस देश के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए सिद्धांत के अनुसार से स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र द्वारा ही भारतवासियों के लिए खुला था। इसके अतिरिक्त भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अनुसार से स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरण का विषय बना दिया गया था और उससे एक निर्वाचित मंत्री के सुपुर्द कर दिया गया था। इन्हीं सब कारणों से इस शताब्दी में प्रारंभ में इस प्रकार के अधिनियमों में बाढ़ आ गई तथा इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हमें होता है। अगर अगर नगर पालिका या नगर पालिका के संबंध में जो नियम अधिनियम बनाए गए हैं, अगर इसके संबंध में देखें तो माना जाता है कि इसके संबंध में बहुत सारे नियम एवं कानून का निर्माण समय समय पर किया गया था। जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो मुंबई जिला नगर पालिका अधिनियम 1901, पंजाब न्यायपालिका अधिनियम 1911, संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1961, चेन्नई जिला नगर पालिका अधिनियम 1920, बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922, मुंबई म्यूनसिपल बोर्ड अधिनियम 1925 और बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1932। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके तत्काल बाद के युग में अनेक राज्यों में नगर पालिका अधिनियम बने। इस प्रकार से अधिनियमों की इस नवीन बाढ़ में दो मुख्य कारण थे। इन नए अधिनियमों का निर्माण करने के बारे में सभी राज्यों ने अलग अलग तरीके से उन्होंने सोच बताने की कोशिश की। यह सभी राज्यों ने नगर पालिका व्यवस्था के संबंध में उन्होंने नियम एवं कानून के बारे में निर्माण करने के बारे में उन्होंने सोचा। तो माना जाता है कि इसकी मुख्य दो कारण रही है इस नए नए अधिनियम बनाने के, या सभी राज्यों ने लगातार बनाना प्रारंभ किया। पहला तो था राज्यों की सीमाएं कि नए सिरे से निर्धारित की गई, इसलिए राज्यों में नगर पालिका का शासन 3, 4 और कहीं 5 अधिनियमों से चलता था। अतः विधियों के एकीकरण तत्काल आवश्यक पड़ी। कहने का मतलब ये है कि राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, तो राज्य का पुनर्गठन होने के कारण क्या होता था, कई बार जो कई राज्यों की जो नगर पालिकाएं हैं वो सीमा से लगे होने के कारण, एक दूसरे में होने के कारण क्या है, वो 2 राज्य 3 राज्य के जो नगर निगम है या जो राज्य है उसकी क्या किससे चलती थी, नियमों से संचालित की जाती थी। कहने का मतलब ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग हिस्सों के जो नगर पालिका के जो नियम एवं कानून होते थे वो अलग अलग होते थे। फिर बात क्या हुआ, जो 1956 में जब पुनर्गठन हुआ राज्यों का, तो इसके कारण से क्या करना पड़ा, उनको फिर अलग से नियम एवं कानून का निर्माण करना पड़ा, जिसके आधार पर वो क्या किया जा सके, अपनी व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सके। अतः विधि के एकीकरण की तत्काल आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी ने नियम एवं कानून का निर्माण करने के बारे में सोचा। दूसरा कारण ये रहा कि अलग अलग राज्यों ने अपनी अधिनियमों में निम्न प्रकार से कुछ अलग अलग प्रकार के परिवर्तन उन्होंने करना चाहा या परिवर्तन किए, जिसके कारण से क्या है, सबको एक करने के लिए, एकीकरण करने के लिए अलग अलग जो व्यवस्था थी उसको एक करने के लिए उन्होंने फिर नियम एवं कानून का निर्माण करने का कारण किया। जैसे अगर देखें, अगर अधिनियम बनाने की अगर प्रक्रिया को, अगर समय को देखें तो बहुत अजीब टाइप से लगता है। जिसमें से जम्मू कश्मीर 1951 में, राजस्थान 1959 में, केरल 1965, असम 1960, उसके बाद मैसूर जिसे हम कर्नाटक कहते हैं 1964, मध्य प्रदेश को 1961, और आंध्र प्रदेश 1965 और गुजरात 1963 और महाराष्ट्र 1965। कहने का मतलब है कि सभी राज्यों ने फिर नए नए नियम एवं कानून का निर्माण करने का काम किया। 74वें संवैधानिक संशोधन में परिप्रेक्ष्य में नगर पालिकाओं के कानून को एक अध्ययन का विषय बना दिया था। नगरीय शासन का नगर पालिका का रूप उन नगरों के लिए उपयुक्त होता है जब नगरवासियों को नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने की समस्या प्रबल होती है, किंतु साथ ही नागरिक समस्याएं इतनी जटिल भी नहीं है, उन्हें नगर निगम की स्थापना करना आवश्यक हो जाए। नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता तब पड़ती है जब कुछ संख्या में लोग एक विशिष्ट स्थान पर बसने लगते हैं और विभिन्न व्यवसाय करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी नगर में कुछ न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वह नगरीय शासन की नगर पालिका की व्यवस्था बनाया जा सकता है। किंतु नगरीय सुविधाएं केवल मांगों से नहीं मिल सकती, बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी स्थापना उनके द्वारा और रख रखाव के लिए आवश्यक साधन जुटाने पड़ेंगे। दूसरे शब्द में कहें तो किसी नगर में नगरीय शासन की स्थापना, नगर पालिका की पद्धति की स्थापना तभी की जा सकती है जब वहाँ की जनता
इसके लिए समुचित साधन जुटाने के योग्य या इच्छुक हो। वस्तुतः कुछ राज्यों में जनसंख्या एवं आय दोनों ही कसौटियाँ निर्धारित करती है। कहने का मतलब है कि कुछ राज्यों में तो जनसंख्या और जो आय है वही क्या है नगर पालिका स्थापित करने में मदद करती है, मगर कई जगहों पर क्या है वहाँ की अगर जनता क्या करती है, चाहती है अगर नगर पालिका से संबंधित अगर उस प्रकार के जो संसाधन अगर वो जुटा लेता है तभी वहाँ पर क्या किया जाता है, नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है। आय की कसौटी तब महत्वपूर्ण बन जाती है जब जनसंख्या कम हो, जनसंख्या कम हो और वहाँ पर क्या किए जाते हैं, नगर पालिका स्थापित करने के लिए अनुज्ञा की जाती है। तब वहाँ पर क्या होती है, आय जो पैसा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जनसंख्या एक निश्चित सीमा के पार कर जाती है तो विशिष्ट आय अपनी सुनिश्चित हो जाती है और अतः किसी भी नगर को नगर पालिका का दर्जा प्रदान करने में आय की कसौटी प्राथमिक नहीं होती। कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या अपनी निश्चित जनसंख्या को पार कर लेती है नगर पालिका किसी भी क्षेत्र में या नगर में, तब वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, नगर पालिका बना दिया जाता है। फिर भी क्या है, उस नगर की श्रेणी में अथवा दर्जा निर्धारित करने में यह निर्णायक होता है कि ग्रामीण नगरीय संबंधित समिति के अनुसार से नगर निकायों की उपयुक्त श्रेणियों में विभक्त करना अनिवार्य है। तभी तभी हम प्रत्येक श्रेणी में प्रशासनिक सेवाओं, नागरिक सुविधाएं, कर के साधन, अनुदान आदि में सभी में क्या कर सकते हैं, एक रूपता स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, नगरीय ग्रामीण ग्रामीण नगरीय संबंध समिति का अनुसार से एक नगर के लिए कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त संसाधन होने चाहिए, वो तय कर देते हैं। तब वहाँ पर क्या किया सकता है, नगर पालिका स्थापित कर सकते हैं। ये तो होगा नगर पालिका की स्थापना। मगर जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसके कार्य क्या होते हैं, जो नगर पालिका होती है उसके कार्य क्या होते हैं, तो स्थानीय संस्थाओं की उपयोगिता उनके कार्यों के मूल्यांकन से की जाती है। और भारत में जन कल्याण की दृष्टिकोण से कोई भी कार्य चाहे उपयोगी क्यों ना हो, राज्य सरकार की अनुमति के अभाव में नगर पालिका कार्य नहीं कर सके। अगर कोई भी कार्य करना हो तो उसे क्या करना होगा, राज्य की अनुमति लेना जरूरी है। जब तक राज्य अनुमति नहीं देंगे तब तो वो कार्य नहीं कर सकते। मगर नगर पालिका द्वारा संपादित करने वाले जो कार्य हैं मुख्यतः उनको दो भागों में बांटा गया। पहला आता है अनिवार्य कार्य, दूसरा आता है ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य में अगर देखें, अनिवार्य कार्य में देखें तो अनिवार्य कार्य में वे कार्य जिनको संपादित कराना नगर पालिका के लिए आवश्यक है। नगर पालिका द्वारा राज्य द्वारा निर्देशित कानूनों के आधार पर उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। अनिवार्य कार्यों में जल व्यवस्था, सड़क, रोशनी आदि ये सभी चीज़ें आती हैं। ये उनका क्या है, कहने का मतलब ये कि अनिवार्य कार्य वो कार्य जो राज्य द्वारा निर्देशित की जाती है वो सभी कार्य अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। मगर ऐच्छिक कार्यों का संपादन नगर पालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। यह नगर पालिका की कार्य क्षमता और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि वह जनहित के किन किन कार्यों को संपादित करती है। और राज्य सरकार की अनुमति से नागरिकों की सुविधाओं के लिए नगर पालिका ऐच्छिक कार्य भी कर सकती है। जो जैसे कि अगर देखें तो सबसे पहला कार्य देखें तो सार्वजनिक कार्य में आते हैं सड़क, नाली, अस्पताल, पार्क, बंगला, डाक, गौशाला आदि का निर्माण करना। ये नगर पालिकाओं के ऐच्छिक कार्य में आता है। और इस क्या कर सकता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, राज्य सरकारें प्राप्त अनुदान नहीं देती और जो राशि उनके पास आता है या उनके पास जो होता है उसी के आधार पर क्या करना होता है, उसे इस प्रकार को कार्यों को करना होता है। उसके साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना, अपने नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं या पुस्तकालय है या उन क्षेत्र में क्या करना, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना और ज़्यादा से ज़्यादा कला को क्या करना, प्रोत्साहन देना। ये क्या माना जाता है, ये उसके ऐच्छिक कार्य माने जाते हैं। उसके साथ साथ जन स्वास्थ्य व्यवस्था या अपने अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में चिकित्सा संबंधी बातें आती हैं, उन सभी औषधालयों की व्यवस्था का करना है, उसका उत्तरदायित्व माना जाता है। और नगर पालिकाएं साधारण चिकित्सालय अपने क्षेत्र में स्थापित करना, कारगर ढंग से इसका कार्य होता है या नहीं है इसको देखना तथा उसके संबंध में क्या करना, लगातार काम करना भी क्या माना जाता है, इसका ऐच्छिक कार्य माना जाता है। क्योंकि इसके संबंध में भी क्या नहीं किया जाता है, अनुदान नहीं दिया जाता राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद आता है जन सुविधाओं को क्या करना, जन सुविधाओं को ध्यान देना भी क्या माना जाता है, इसका ऐच्छिक कार्य माना जाता है। जैसे कि नालियों को साफ करना, मरम्मत कराना, गंदगी को समाप्त कराना, नए नए नालों का निर्माण करना या विभिन्न प्रकार के जो सफाई कार्य है, जन्म मृत्यु का आंकड़ा तैयार करना, शमशान घाट के लिए क्या करना, नियम निर्माण करना, संक्रमण बीमारी को रोकने के लिए क्या करना, महामारी को रोकने के लिए काम करना भी क्या माना जाता है, जो नगर पालिका है उसका क्या माना जाता है, उसका कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना भी क्या माना जाता है, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा के अंतर्गत जंगली जानवरों एवं आगों से रक्षा करना, पागल कुत्तों को समाप्त करना, सड़कों एवं गलियों में क्या करना, रोशनी का प्रबंध करना भी क्या माना जाता है, ये
उसका कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ अगर आय के स्रोत के अगर रूप में देखें, भारतीय नगर पालिका ये तो कार्य हो गए, मगर जो नगर पालिका है जो अपने काम को कराती है, जो ऐच्छिक कार्य है, जो राज्य जो नगर पालिका के अंतर्गत या अपने नगर के अंतर्गत जो जो कार्य को कराती है, वो कार्य को कराने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है, आय के स्रोत कहाँ है। जितनी भी सार्वजनिक कार्य करती है, सार्वजनिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, जन सुविधा, सार्वजनिक सुरक्षा जो करती है, इन कार्यों को करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है, तो आय के स्रोत क्या है। तो भारत में नगर पालिकाओं के राजस्व के जो अनेक स्रोत हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा के लिए लिया जाने वाला कर है, सरकारी अनुदान है, अन्य प्राप्तियां, जुर्माना आदि। इसके माध्यम से क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर में चूंगी, सड़कों पर आदि शामिल किया जा सकता है। प्रत्यक्ष करों में जमीन एवं घर पर टैक्स लगाना है, संपत्ति के स्थानांतरण पर कर लगाना है, व्यवसाय एवं व्यापार पर कर है, तीर्थ स्थान पर आदि टैक्स है, सेवा संबंधी करों में पानी, प्रकाश आदि से होने वाली जितनी भी आमदनी है, उसके माध्यम से क्या करती है, नगर पालिका अपने राजस्व का एक भाग सरकारी अनुदान के रूप में जमा करती है और उसके माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करती है। उसके साथ साथ जो नगर पालिका है, अगर उसके मुख्य अधिकारी एवं कर्मचारी के बारे में जाने, तो नगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चीफ ऑफिसर नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करता है और मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के प्रशासनिक कार्यों के संबंध में नगर अभियंता, चिकित्सक उसके कार्यों को संपन्न कराने में नगर अभियंता, चिकित्सा अधिकारी और शिक्षा अधिकारी की सहायता करते हैं। राज्य सरकार का राज्य सरकार का नगर पालिका पर पूरा नियंत्रण होता है और नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य करता है। अकार्यक्षम तथा असंवैधानिक पद्धति से प्रशासन कार्य चलाने वाली नगर पालिका को राज्य सरकार क्या कर सकती है, भंग करने का अधिकार रखता है और ऐसी नगर पालिकाओं को प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासन नियुक्त करने का राज्य सरकार को भी अधिकार है। अर्थात नगर पालिका को भंग करने के बाद 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने तथा नगर पालिका गठन अनिवार्य है, इसलिए क्या कर सकते हो, नए प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ये तो हो गए नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी, उसके साथ साथ नगर विकास और नगर विकास न्यास आदि की स्थापना भी कर सकते हैं। इसकी स्थापना मुख्यतः नगर की जनता के स्वास्थ्य एवं सफाई अन्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए की जाती है, ताकि नगर की क्या किया सके, जितनी भी प्रकार की समस्या आती है उन समस्याओं को सुलझाया जा सके। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया नगर पालिका। उसके बाद आते हैं छावनी मंडल। छावनी मंडल अगला जो व्यवस्था है नगर पालिका की, जो अगली इकाई है, वो किसे माना जाता है, छावनी मंडल को माना जाता है अगली इकाई। पहला हमने नगर निगम पढ़े, दूसरा नगर पालिका देखे, तीसरा छावनी मंडल। छावनी मंडल को नगरीय इकाई की जो व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, मगर माना जाता है कि ये भी एक नगरीय व्यवस्था का एक स्वरूप या एक इकाई है। तो नगरी देश भर में फैली हुई 63 छावनी परिषद है। वर्तमान समय में देखें तो भारत में कुल 63 छावनी परिषद है। नगरीय शासन का एक अनोखा रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। छावनी वास्तव में केंद्र शासित क्षेत्र में है, वो एक केंद्रीय सरकार के प्रतीक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में है। प्रछावनिक मंडल, छावनी से स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यही लगा सकता है कि जहाँ पर क्या है, जो सैन्य कर्मचारी है, सैन्य कर्मचारियों को जहाँ पर क्या किया जाता है, बसाया जाता है, उस प्रकार के जो जगहों हैं या उस प्रकार के जो नगर है, उसे क्या कहा जाता है, छावनी मंडल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये कि केंद्र सरकार के जो प्रतीक्षा या रक्षा विभाग के जितने भी मंत्रालय के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन सभी अधिकारियों को इन क्षेत्रों में बसाया जाता है। इस दृष्टिकोण से वे स्थानीय शासन को उन निकायों में से है जो राज्य सरकार के अधीन है, सर्वथा भिन्न है। नगरीय शासन के रूप में दो अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रथम, जिन क्षेत्रों को छावनी घोषित कर दिया जाता है उनके नगर प्रशासन का पर सेना एवं प्रतीक्षा मंत्रालय का नियंत्रण, और दूसरा ये होता है कि निर्वाचित व्यक्तियों की अत्यधिक सीमित भूमिका होती है। शब्दकोश के अनुसार से छावनी शब्द का अर्थ सैनिक सामरिक चालों के हेतु अस्थायी आवास है, किंतु 150 वर्षों में इस शब्द का प्रयोग देश में स्थानीय सैनिकों के ठिकानों के लिए होता है। जब किसी क्षेत्र में सैनिक निवास करने लगते हैं तो वहाँ पर बड़ी संख्या में गैर सैनिक लोग भी निश्चय ही पहुँच जाते हैं। शिविर अनुचरों, घरेलू नौकर आदि के रूप में छावनियों के संबंध में ही यही हुआ है। छावनियों का जन्म सैनिक कारणों से हुआ है, किंतु उसकी असैनिक जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और बढ़ती इसलिए है क्योंकि प्रशासन को नगर प्रशासन का जो रूप देना आवश्यक हो जाता है। 1924 में छावनी अधिनियम को पारित किया गया, जिनके अनुसार से एक छावनी परिषद की स्थापना की गई और वर्तमान में 63 छावनियाँ बांटी गई है, जिसमें अगर मुख्य तौर पर अगर देखें तो प्रथम श्रेणी में छावनियाँ होती है जिसकी असैनिक जनसंख्या 10,000 से अधिक होती है। द्वितीय श्रेणी में छावनियाँ होती है जिसकी असैनिक जनसंख्या 2,500 से 10,000 के बीच होती है। तीसरी श्रेणी होती है छावनियों की जिसमें असैनिक जनसंख्या
2500 से कम होती है, वहाँ पर क्या किया जा सकता है, छावनियाँ स्थापित किया जा सकता है। मगर छावनी की जो परिषद होती है उसके कार्य क्या होते हैं, तो कार्यों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो छावनी परिषद नगर पालिका के समान होती है। परिषद में के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कार्य है अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। अगर छावनी परिषद का अगर अनिवार्य कार्य अगर देखें तो मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था करना। दूसरा है मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाउडर या डीडीटी छिड़काव करना, या मार्गों एवं नालियों का सार्वजनिक स्थानों का साफ सफाई करना, तथा लोक सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधा आधारों पर क्या करना, आधार पर मार्गों तथा अन्य स्थानों को अवरोधकों एवं प्रक्षेपों को हटाना। उसके साथ साथ खतरनाक इमारतों एवं स्थानों को सुरक्षित बना और हटाना एवं शमशान भूमि का देखरेख करना। उसके साथ साथ मार्गों तथा पुलियों एवं हाटों कट्टी खानों एवं जल निकास व्यवस्था, नालियों एवं मल व्यवस्था का निर्माण करना। उसके साथ सड़क के किनारे वृक्ष लगाना, उसके अनुरक्षण करना, शुद्ध पेयजल की या अग्नि से बचाव की जानकारी आम जनता को देना, एवं जन्म एवं मरण की पंजीयन करना, सार्वजनिक टीकाकरण एवं सार्वजनिक चिकित्सालयों का स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापना करना, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना भी क्या माना जाता है, ये सैनिक छावनी या छावनियों के अनिवार्य कार्य माने जाते हैं। मगर छावनी का अगर ऐच्छिक कार्य देखें तो बहुत सीमित रूप से उसे स्वीकार किया गया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन का व्यवस्था का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, स्थानीय महामारियों से फैलने वाली राहत कार्य, सर्वेक्षण करना, जनगणना करना, अस्वास्थ्यकर स्थानों को निवास योग्य बनाना एवं सार्वजनिक उपयोगिता के चीज़ों को, तालाबों एवं कुओं के निर्माणों को पूरा करना। ये चीज़ें क्या माने जाते हैं, छावनी के ऐच्छिक कार्य किए जाते हैं। मगर जो ऐच्छिक कार्य किए जाते हैं या जो अनिवार्य कार्य किए जाते हैं उनको पूरा किसके माध्यम से किया जाता है, कहने का मतलब ये, अगर कोई भी राज्य या कोई भी व्यवस्था अपनी उद्देश्यों को जब पूरा करता है तो उसके लिए आय के साधन क्या होते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी कहा गया है कि जो जो छावनी है, छावनी परिषद है, अगर जो भी अपने उद्देश्य उसको पूरा करेगा तो कौन से ऐसे साधन है जिसके माध्यम से क्या करेगा, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का काम करेगा, इसके आय के साधन कौन कौन से होंगे। तो छावनी परिषद के आय के साधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक तो पहला करों से आय, दूसरा करेत्तर साधनों से आय। कहने का मतलब ये कि पहला तो करों से टैक्स लगाकर आय करेगा, और जो फिर टैक्स के जो पैसे होंगे फिर उस पर क्या करेगा, कर लगाकर क्या कर सकता है, आय प्राप्त किया जा सकता है। पहला इसमें क्या कहा गया है, आय के साधन दो प्रकार से हैं। पहला तो साधन ये है कि कर टैक्स लगाकर पैसा लिया जा सकता है। दूसरे, जो कर आया है किसी भी वस्तु से उस पर टैक्स लगाकर या उसको ब्याज पे देकर या किसी भी प्रकार से उसको पैसा को लगाकर और आय किया जा सकता है। परिषद की करोरोपण शक्ति साधारण न्यायपालिका के ही समान है, मगर न्यायपालिका अधिनियम 1924 में स्पष्ट उल्लेख है कि परिषद केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जो उस समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अंतर्गत उस प्रांत की किसी नगर पालिका में लगाया जा सकता है जिसमें वह छावनी स्थित है। कहने का मतलब ये कि छावनी परिषद एक ऐसी विशेषता है जिसके विरुद्ध लोकमत बढ़ा है, या उसको ध्यान में रखते हुए 1953 में छावनी अधिनियम को संशोधित कर छावनियों के प्रशासन का रूप आज तक बुनियादी तौर पर सैनिक ही बना हुआ, किंतु निर्वाचित तत्वों को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं छावनी परिषद में, जिसके आधार पर इसके जो स्वरूप है उसको बदला गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि परिषद का जो उपाध्यक्ष है केंद्र के समान आदेश देने वाले अधिकारी की अनुपस्थिति में परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जो इसके जो अधिकारी की जो नियुक्ति है, छावनी परिषद के अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अगर वो अनुपस्थित रहते तो उसके समान ही पद धारण करने वाला जो व्यक्ति है, उसके समान आदेश जारी करने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, वहाँ पर अध्यक्षता कर सकता है, उपाध्यक्ष है। उसके बाद आते हैं निर्धारण समिति में जो भवन निर्धारित करती है, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है, परिषद का उपाध्यक्ष निर्धारण समिति का अध्यक्षता करती है। उसके साथ साथ ये है कि इमारतों एवं सीमा दीवारों के नियंत्रण रखने का तथा लाइसेंस देने का संबंध में असैनिक क्षेत्र समिति की शक्तियों में वृद्धि की गई है, और इस समिति को, जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिसकी अध्यक्षता परिषद का उपाध्यक्ष करता है, पर्याप्त स्वतंत्रता उसको प्रदान की जाती है। उसके बाद आते हैं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की छावनी परिषदों में निर्वाचित तथा नामित सदस्यों की संख्या बराबर कर दी गई है। इसके लिए नियम बनाया गया है, एक सरकारी सदस्य के रूप में रिक्त होगा तथा तृतीय श्रेणी की छावनी परिषद के लिए निश्चित और एक नामित व्यक्ति को सदस्यता प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में क्या किया गया, चीज़ें रखी गई हैं। उसके बाद आते हैं नगरीय व्यवस्था की जो लास्ट इकाई आती है, नगर पंचायत। नगर पंचायत आया है। नगर पंचायत जो नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की नई प्रणाली 74वें संविधान संशोधन में अनुसार से नगर पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया।
और नगर पंचायत की स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की नगरीय क्षेत्रों में रूपांतरण हो रहा हो। कहने का मतलब ये कि जो क्षेत्र अर्ध नगरीय हो और अर्ध ग्रामीण अवस्था में हो, ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, नगरी नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। इसके लिए कुछ निष्कर्ष स्पष्ट किए जिसके आधार पर क्या की जाती है, नगरी नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। गाँव की जनसंख्या 10,000 से अधिक और 25,000 से कम होती है, वहाँ पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। जहाँ पर क्या है, नगर निगम की दूरी है 20 किलोमीटर से दूरी पर हो और वहाँ की जनसंख्या कम से कम 25% लोग क्या है, कृषि के अलावा अन्य रोजगार अगर उस पर निर्भर हो 25% से ज़्यादा, तो क्या किया जा सके, वहाँ पर नगर पंचायत की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा इसमें मापदंड ये रखा गया है कि गांव महानगर में 20 किलोमीटर की अधिक दूरी पर है और उस गांव में 50% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगारों में कार्यरत है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी क्या कर सकता है, नगर पंचायत की स्थापना किया जा सकता है। अगर संरचना के आधार पर अगर कार्य देखें तो नगर पंचायत में 10 सदस्य होते हैं। गाँव को 10 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक प्रभाग में एक वार्ड में एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। वे सभी नियम नगर पंचायत के लिए लागू होते हैं। जो निर्वाचित सदस्य उनमें से किसी एक सदस्य को अधिक लागू होते हैं, जो नगर पंचायत और अन्य व्यवस्थाओं में लागू की जाती हैं। निर्वाचित सदस्य में उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष रूप में चुनते। कोई गांव रूपांतरण अथवा परिवर्तन के वर्ग में है अथवा नहीं है, वह नगर पंचायत की स्थापना करना है या नहीं है, इसका निर्णय राज्य सरकार करती है। अगर नगरीय स्वशासी संस्थाओं में राज्य सरकार का नियंत्रण अगर देखें तो नगरीय स्वशासन की संस्थाओं पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। कहने का मतलब ये कि जो नगर पंचायत वहाँ पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, जिससे इन संस्थाओं को अवैध कार्यों एवं शक्तियों को दुरुपयोग पर रोक लगाया जा सके। मगर फिर भी क्या है, इन संस्थाओं पर जो नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ इस तरीके से करती है, जिसमें सबसे पहला आता है कि प्रशासक नियुक्ति करने का जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होती है, ताकि कोई भी नगर नगर पंचायतें मनमानी तरीके से व्यवस्था से काम ना कर सकें। उसके बाद लेखों की जांच है। कहने का मतलब है कि सरकार इन संस्थाओं के लेखों का समय समय पर जांच करती रहती है, ताकि किसी प्रकार का हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं पाई जाए। अगर पाई जाती है तो उसकी क्या कर सकते हैं, अनुदान पे रोक लगा सकती है। उसके बाद आता है आपातकाल की दशा में असाधारण शक्ति। आपातकाल की दशा में जिला कलेक्टर को ऐसे कार्य निष्पादन करते हुए कार्य करने की व्यवस्था कर सकेगा जिसका किया जाना जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपातकाल की दशा में की जो शक्तियाँ हैं, राज्य नगर पंचायत की जो शक्तियाँ वो कलेक्टर को प्रदान की गई है। अगर कहीं पर अगर स्वास्थ्य सुविधा या किसी प्रकार की व्यवस्था बिगड़ती है तो वहाँ पर नगर पंचायत काम कर सकती है। इसके साथ साथ निर्णयों तथा आदेशों को रद्द करना। राज्य सरकार क्या है, नगर पंचायत के जो निर्णय है, आदेश है, उसको निर्णय एवं उसके आदेशों को क्या करने का, रद्द करने का भी उसको शक्ति अपने पास रखती है, ताकि किसी उस नगर पंचायत द्वारा लिए गए जो निर्णय है जनहित के लिए हानिकारक ना हो। उसके साथ निरीक्षण पर्यवेक्षण की शक्ति भी राज्य सरकार के पास है। वो किसी व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्ति कर सकती है और किसी भी व्यक्ति का रिपोर्ट मंगा सकती है अपने पास जांचने परखने के लिए। उसके साथ साथ नियम बनाने की जो शक्ति है भी उससे क्या किया गया है, राज्य सरकार को प्रदान किया गया है, ताकि वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून के आधार पर ही क्या किया जा सके, नगर पंचायत को संचालित कर सके। उसके साथ साथ भंग करने की शक्ति भी क्या किया गया है, राज्य सरकार अपने पास रखती है। यदि राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाए कि कोई नगरीय संस्था कर्तव्यों को पालन करने में सक्षम नहीं है और उसके पालन बार बार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, तो राज्य सरकारें पूरी अवधि होने से पहले क्या कर सकती है, उसको उस व्यवस्था को ख़त्म कर सकती है, भंग कर सकती है। कहने का मतलब ये कि जो नगर पंचायत की जो व्यवस्था है वो एक मात्र रूप से देखने के लिए बस उसे स्थापित की गई, बाकी समस्त जो अधिकार है वो राज्य सरकार को प्रदान की गई है, ताकि कोई भी व्यवस्था अपनी मनमानी तरीके से राज्य की व्यवस्था या नगर की व्यवस्था को संचालित ना कर सके। ये हो गया नगरीय निकाय की जो व्यवस्था। बाकी हम जो अगली व्यवस्था या अगली विषय है उसे अगले क्लास में पढ़ेंगे।